सिनेमा एक व्यावसायिक मीडियम है जहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्व है, बड़ा पैसा लगता है, इसलिए कमाना कमाना इतना इम्पोर्टेंट पहलू है। जी। बट अच्छी कहानियां ओटीटी ने उस भ्रम को तोड़ा है। For all film related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. Lovely to see you both. And पंकज जी, माधव मिश्रा फिर से कटघरे में खड़े हो गए और इस बारी इनका लगता है जो केस हैंडल कर रहे हैं वो पिछले दो केसेस से काफी मुश्किल है। जी 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 जी, काफी टफ है पिछले दो केसेस से। पर एक बात बताएं, जब आप एक कैरेक्टर, जैसे ये थर्ड सीजन है, प्ले कर रहे हैं, कभी कभी ऐसे लगता है उस कैरेक्टर की कोई चीजें आपकी जहन में घुस जाती हैं, और कभी कभी आप असल जिंदगी में रिएक्ट कर रहे हो तो लगता है अरे ये मैं माधव जैसे नहीं रिएक्ट करके। हाँ, मतलब माधव का sarcasm जो है, उनका उनका सटायर है, वो मेरे जीवन में आ गया है, तो मैं कई बार वैसे ही सार्कास्टिक वे में बोल देता हूँ जीवन में। तो ये हुआ है। बोलता अरे भाई अब माधव मिश्रा नहीं हो तुम। बट वो अच्छा लगता है ना, माधव का sarcasm बड़ा बढ़िया है, तो वो लाइफ में भी अच्छा चल जाता है। जी। माधव की ऐसी क्या बात थी जो आपको लगी एज एन एक्टर कि ये किरदार मुझे करना चाहिए? सहजता। वो आदमी बहुत ही सहज है, और लगता है कि ये मतलब उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा, बट वो स्ट्रीट स्मार्ट है। उसकी सहजता, जी मुझे शायद लगता है सहजता, और उसका एक सेंस ऑफ सार्केज्म और सेंस ऑफ ह्यूमर, वो उस किरदार का ये मुझे अट्रैक्ट करता है। जी जी। Shweta, the last, I mean, couple of times that we've spoken in the last 2 years, you've done some very dark and heavy characters, you know, on the other side. Now you're here on this side, which your initial characters would be questioned by the character that you're playing. So what was it like coming on playing a prosecutor and you're pitted against him? Yeah. Very exciting. Very, very exciting to work with Pankaj ji again. This is the second time that I'm working with him, and I think he's one of the most graceful co-stars to have. And it was a great series. I mean, my family is a huge fan, and when I told them कि मैं criminal justice में act कर रही हूँ, so they were very excited. और फिर मेरे भाई ने पूछा कौन सा role कर रही हूँ, मैंने बोला prosecutor. He's like, "धत तेरे की, you're against Madhav Mishra. I'm already on his team." So yeah, it's a great. It was a great team to work with. Applause, BBC, the entire journey was very good. और बहुत ही interesting subject है इस बार. Being a prosecutor, मैंने कभी पहले lawyer का role नहीं किया है, और मुझे बड़ा मजा आया because you know मैंने कभी theater नहीं किया. I've never acted on stage, so मेरे लिए long takes, reading और blocking हो रही है जो courtroom drama में होता है, बड़ा exciting था, और बहुत मजा आया, बहुत ही नया experience था. जी. And Pankaj ji, जैसे ये juvenile justice, this is to the two of you, it's a very, हमारे लॉ में भी पता समझ नहीं आता, जुवेनाइल डिटेंशन होम्स में भेज देते हैं, समटाइम्स किड्स आर रॉन्गली अक्यूज्ड, समटाइम्स यू फील उनको भेजना नहीं चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट मत दीजिए, देयर इज एन ईजियर वे. डिड यू आल्सो ब्रिंग इन योर ओन सेंसिबिलिटीज? आपको खुद अपना एक पर्सपेक्टिव एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन, एंड देन योर कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव, वो कैसा था, दैट द प्ले ऑफ दैट? आपने बहुत अच्छा बोला कि बहुत ज्यादातर कॉमन आम आदमी ये जुवेनाइल जस्टिस के बारे में नहीं जानते हैं। खाली मालूम है कि हर शहर में एक बाल सुधार गृह नाम की जगह दिखती है जहां बच्चे अपराधियों को रख दिया जाता है या जो आरोपी हैं। तो ये सीरीज कम से कम हमारे कॉमन आम लोगों में, और आम क्या कई पढ़े लिखे लोग भी जुवेनाइल जस्टिस के बारे में डिटेल नहीं जानते हैं। तो ये सीरीज मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, कहानी के संग संग धीरे से जुवेनाइल जस्टिस के बारे में भी बात करेगी और समझाएगी लोगों को कि अच्छा ये क्या है सिस्टम, इसको अपना जुडिशरी सिस्टम कैसे देखता है, इसके लूपहोल्स क्या हैं। तो हम लोग, मुझे याद है वहाँ दादर के आगे एक रिमांड होम है जहाँ पे कई बार शूटिंग्स भी होती हैं। जी. तो मैं बहुत 2-3 साल पहले गया था। वो बाहर का हिस्सा शूटिंग को देते हैं और उसमें एक हिस्से में बच्चों का वो बाल सुधार गृह है। तो वहां मैं सुनता था कि यार वो बच्चे आएंगे, बहुत आड़े टेढ़े बात करेंगे, तो तुम लोग इग्नोर कर देना। तो ये सीरीज तो हमारे लिए पहली बार था कि यार ये रिमांड होम ऐसे होते हैं, मतलब ये बच्चों का जेल। तो ये सीरीज यस कि मेरी सेंसिबिलिटी में भी इजाफा हुआ है स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए। जी. मैं भी कई ऐसे पहलू थे, चूंकि हम एक्टर्स हैं, हम
लीगल सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा ना पढ़े हैं ना जानते हैं, तो मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला और समझ में आया कि यार किसी भी मामले का सिर्फ एक पहलू नहीं होता है, कई पर्सपेक्टिव होते हैं किसी चीज को देखने के। तो बतौर अभिनेता हमारी जानकारी में, सेंसिबिलिटी में भी थोड़ी ग्रोथ हुई है ये सीरीज करते हुए। जी श्वेता। आई थिंक मैं अग्री करूंगी सर के साथ, पंकज जी के साथ, जो उन्होंने कहा कि इट इज अ वेरी ग्रे एरिया जो आप जिस बारे में बात कर रही है, जुवेनाइल जस्टिस या जुवेनाइल लॉ के बारे में। इट इज ग्रे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन काफी लिमिटेड है, नॉलेज काफी लिमिटेड। इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट देयर, लेकिन इट्स नॉट समथिंग यू वुड सीक आउट अनलेस कुछ आपने पढ़ा हो या देखा हो। सो आई थिंक हमारा शो उस एस्पेक्ट को टच कर रहा है। एज एन एक्टर सेंसिबिलिटीज तो आप यही ला सकते हैं, इट्स वेरी टेक्निकल टू ब्रिंग इन एनीथिंग एड ऑलरेडी, क्योंकि जब हम शूट भी कर रहे थे कई बार जो क्रिएटिव टीम थे, दे यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली बी ऑन द चेक कि अच्छा ये नहीं बोलना है, ये बोलना है, अच्छा अब ये नहीं, ये वर्ड यूज करना है। सो इट्स वेरी टेक्निकल टू एक्चुअली ब्रिंग इन टू improvise or add anything because we are dealing with a legal show, it's a legal drama. But of course I think यही मजा है एज एन एक्टर कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जहां पर एज एन एक्टर ही नहीं बट एज एन इंसान भी आप ग्रो कर रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हैं, यू नो, इट्स गिविंग यू समथिंग टू एजुकेट योरसेल्फ एंड ऑडियंस टू। सो या, What do you both have to say जब लोग बहुत बारी कहते हैं हम आर्ट और आर्टिस्ट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल आप सर्टन थिंग्स के लिए स्टैंड करते हो, एज एन एक्टर यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू, पर कई लोगों को लगता है वो एक जैसा ही होना चाहिए। आप लोग सहमत हैं इससे, दैट आई कैन नॉट सेपरेट द पर्सन एंड हिज आर्ट, और डू यू थिंक इट्स अनफेयर? बताओ श्वेता। well it's debatable, you know, it's very subjective, ये बहुत ही पर्सनल है और आई थिंक हर किसी की जर्नी, हर किसी का एक्सपीरियंस इस क्वेश्चन को लेकर अलग होगा। बट आर्ट और आर्टिस्ट कई एक्सपीरियंस में सेपरेट भी होते हैं और कई में नहीं भी होते हैं। अ लॉट ऑफ एक्टर्स चूज टू डू वर्क्स जो आपकी पर्सनालिटी की एक्सटेंशन हो, जैसे आप वही काम करते हैं जो आपकी सेंसिबिलिटीज को मैच करता हो या आप अपने काम के द्वारा कुछ बोलना चाहते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स, लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स जो एज अ बिजनेस, एज अ व्यापार इस चीज को करते हैं जो शायद आपकी सेंसिबिलिटीज में मैच ना हो। सो आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव एंड इट रियली डिपेंड्स कि आप किस बैकग्राउंड से, किस कल्चर से आ रहे हैं, एंड आपका यू नो व्हाट इज हाउ मच डज योर आर्ट मीन टू यू। फॉर मी इट मीन्स अ लॉट एंड आई डू टेक पार्ट, आई डू पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट्स व्हिच आई कैन वॉच। सबसे पहले तो मैं खुद देखना चाहूंगी उन प्रोजेक्ट्स को जिनमें मैं काम कर रही हूँ, वरना मतलब नहीं है। एंड इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ हु आई एम एंड व्हाट माय सेंसिबिलिटीज आर, फॉर श्योर। अंकल जी आप बताओ। करेक्ट, बिल्कुल श्वेता ने सही बोला कि वो बहुत बहुत एरिया है। इसको एकदम हम नहीं बोल सकते कि जी नहीं हम दोनों अलग होते हैं या आर्ट और आर्टिस्ट दोनों एक ही होते हैं। कई बार हम कुछ किरदारों से निजी जिंदगी में हमारे विचार मैच नहीं खाते हैं बिल्कुल, बट एक इम्पोर्टेंट कहानी के लिए उन किरदारों को करना पड़ता है कि यार वो हमें मालूम है कि हम एक स्टोरी टेलिंग के हिस्सा है और वो किरदार अपनी पर्सनल सेंसिबिलिटी से अटैच नहीं करता है, या मैं जीवन में शायद वैसी हरकत ना करूं, लेकिन संसार में ऐसे किरदार हैं, ऐसी घटनाएं हैं, इसके लिए तो करना पड़ेगा। तो वो बहुत ग्रे है कि कई बार लगता है कि नहीं यार नहीं करूंगा। मैंने भी किया है जीवन में ऐसे कि मुझसे होगा, मैं जिंदगी में सोच भी नहीं सकता हूँ इसके लिए, तो मैंने बस ये रोल, ये कैरेक्टर का आइडिया, थॉट मुझे प्रभावित नहीं कर रहा है, रहने दो। कई बार लगा कि यार मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये कहानी इम्पोर्टेंट और ये किरदार इस कहानी को कन्वे करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इससे जुड़ना चाहिए क्योंकि कहानी लार्जर मीनिंग बहुत बड़ा। जी, तो आप दोनों का मुझे बताइए, आप दोनों जब कटघरे में एक दूसरे के ऑपोजिट थे, वो जैसे कोर्ट में दिखाते थे नेशन वांट्स टू नो, कैसा था माहौल? हाँ, मुझे अभी श्वेता ने एक बात कही कि मैं स्टेज पे काम नहीं किया हूँ, ये मैं अभी सुना और सुनकर मैं थोड़ा शॉक था कि जब मैं टेक्स्ट देखता था तो ये इतनी प्रिपेयर्ड होके आती थी और मेरे नजर में जितने बढ़िया से बढ़िया थिएटर एक्टर हैं उनकी तरह परफॉर्म करती थी। जब इसने अभी बोला कि थिएटर स्टेज नहीं किया हूं तो मैं थोड़ा शॉक था कि अच्छा थिएटर की एक्टर है। Thank you, sir. That means a lot. Thank you, Pankaj ji. पता चला।
Well, one has to be prepared now. सब You're आपके लिए pitted ये against, बहुत कहते हैं. but you're pitted against Pankaj Tripathi. One has to be prepared and be on set prepared, no? So nice to see such interesting dynamics between two actors. आप दोनों मुझे एक बात बताओ, जब आप अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं, कभी कभी आप में कंफ्यूजन होता है कि लूं या ना लूं, कभी कुछ ले लेते हो और वो जैसे प्लान किया वैसे नहीं जाता है, और कुछ जिसमें यू आर लाइक कर लेती हूँ, समटाइम्स द मनी इज गुड, समटाइम्स द टाइटल इज गुड, समटाइम्स द कैरेक्टर इज गुड, और वो एकदम अच्छा हो जाता है. कभी ऐसी दुविधा आई आप लोगों की जिंदगी में एज एक्टर्स? बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है. वो तो पार्ट ऑफ द जॉब और लाइफ है कि कई बार जिसको कहानी सुन के एक्साइटेड होते हैं, जब फ्लोर पे जाते हैं तो लगता है कि यार एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हो रहा है, कहानी कहाँ कैसे हो रहा है, और कई बार लगता है कि यार ये ठीक है शायद अच्छा बनेगा, और फ्लोर पे जाते लगता है कि तो कुछ कमाल हो रहा है. तो ये होते रहता है. जी बिल्कुल. I think ये तो it's like sir said, it's a part and parcel of the job. In fact, मैं I'm not even joking, लेकिन 10 में से 9 प्रोजेक्ट्स जो आते हैं मैं मना कर देती हूँ मेरे पास, क्योंकि I think सिलेक्टिव होना जरूरी है, ना बोलना जरूरी है. एंड जस्ट बिकॉज किसी प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स अच्छा है या डायरेक्टर अच्छे हैं या द मनी इज गुड, आई डोंट थिंक वन शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, बिकॉज you have to understand कि एक career, एक acting career को curated रहना चाहिए, because when you look back in your filmography, it needs to be curated. It needs to show your growth as an actor and as a person. Also, the kind of choices you make inspires a lot of actors around you. क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग एक्टर्स देखते हैं कि अरे, मैं देखती हूँ, I would not speak about anybody else, लेकिन मैं बहुत सारे एक्टर्स के फैन रहती हूँ and admire their work in Hollywood और world cinema और in Indian cinema. और मैं उनके कुछ काम देखती हूँ, बहुत अच्छा काम करते करते, और उसके बाद वो कुछ भी काम ले लेते हैं. एज अ फैन, एज एन ऑडियंस, मैं बहुत लेट डाउन फील करती हूँ. एंड आई एम लाइक, ये क्यों उठाया इन्होंने? यू डिडंट हैव टू डू दिस. आई अंडरस्टैंड आपने 5 काम में से एक काम वैसे किया होगा. I understand that, one always makes choices. But I think it's very important to curate your filmography. It's very important to say no, because आप अगली जनरेशन को पता नहीं आप क्या बता रहे हो. I think मैं तो वैसे देखती हूँ, because I am on the other side and I always feel that. So yes, I do make very hard choices and I am only part of projects जो मुझे पढ़ के लगता है कि हाँ मैं ये देखना चाहती हूँ, कि क्या मैं ये पढ़ के मुझे लगता है कि क्या मैं अपना, जैसे क्रिमिनल जस्टिस है, क्या मैं 8 घंटे अपने दिन का दूंगी, इट्स 8 एपिसोड्स, 40-45 मिनट्स, क्या मैं दूंगी? क्या मैं फिल्म थिएटर में टिकट कट करके देखने जाऊंगी? और अगर आंसर ना है तो आई हैव नो राइट्स टू डू दैट टू माय ऑडियंस, टू लेट देम डाउन. पंकज जी, वैसे जो इन्होंने कहा मैं पिक्चर देखने जाऊंगी, आपने कुछ महीने पहले कहा था, आपसे ये सवाल किया गया था, आजकल लोगों को बॉक्स ऑफिस का बड़ा पड़ा है कि कितने करोड़ बनाए, तो आपने किसी को बोला था कि तुमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसका नहीं है, आपको फोकस करना चाहिए, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, आपको ये टैलेंट अच्छा लगा, पैसों का कोई लेना देना नहीं है. पर आजकल आप ही की इंडस्ट्री से बहुत लोग कह रहे हैं कि कोई आजकल टैलेंट और कंटेंट की बात नहीं कर रहा, सब नंबर देख रहे हैं. आपको क्या लगता है आजकल की ओटीटी से कितना कुछ हमको मिल गया? बिकॉज लोगों ने देखा कि लोग घर पर प्रेफर कर रहे हैं ओरिजिनल कंटेंट देखना. व्हाट इज योर एनालिसिस ऑफ दिस? नहीं, वही कि ऑडियंस को कहानियां चाहिए. ऑडियंस दुनिया भर का सिनेमा देख रही है, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के बाहर का, नॉर्थ का, साउथ का, तो उनको जो कहानी भाएगी वो देखेंगे. तो और कलेक्शन समझ में नहीं आते थे कि प्रॉफिट होगा तो प्रोड्यूसर का हो, करने लगते थे. वो कई बार फिल्म का अपना पीआर मैकेनिज्म है ना, कि वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात ऐसा बड़ा बड़ा होने लगता है, बहुत कमाली या कम कमाली इसकी भी बात, हेल्थ एजुकेशन का बजट पता चले और उसकी तो कहा फिल्मों को हमेशा कहानी के स्तर पे ही तौला जाना चाहिए. फिल्म की अपनी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी हो सकती है, उसको 2 साल बाद लोग भूल जाएंगे जी. और एक साधारण सी छोटी फिल्म बरसों तक याद रहती है जी. बट यस, आई नो कि सिनेमा एक व्यावसायिक मीडियम है जहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्व है, बड़ा पैसा लगता है, इसलिए कमाना इतना इम्पोर्टेंट पहलू है जी. बट अच्छी कहानियां, ओटीटी ने उस भ्रम को तोड़ा है. सिनेमा में रीच एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका फिल्म कहां तक पहुंची है, कितने थिएटर मिले हैं. हमारी सीरीज आ रही है तो ये 200 कंट्री के आसपास जी. चलो जाते जाते मुझे, हाँ जी,
No, I just You wanted say- to add to that. I just wanted to add to that कि कई बार होता है जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी फिल्में बहुत पैसा कमाती है and it's like the weekend hit, you know, it's made, it's whatever, जो भी numbers हम सुनने में आता है वो होता है, but it's very forgettable. वो 6 महीने भी वो नहीं रुकता है. और आप देखेंगे कई सारी पुरानी फिल्में जिनको ना अवार्ड्स मिले थे ना वो बॉक्स ऑफिस हिट्स थे, but they have become a cult, you know, Absolutely. films now. They were, because they were so ahead of their times. So I think it's really important to make the right story. ना कि आप उससे कितना, of course, like sir said, it's business at the end of the day. But I think one should always pay attention to the shelf life. You know how monumental the project would be. अब कागज के फूल और गाइड are the best examples. They were written Even off. Cars, even Subhash Ghai's Cars, if I may say, Sholay got only one award. So वही तो. Anyway, जाते जाते आप दोनों मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा केस है in time आपको लगता है कि that I would like to revisit as your characters? सोचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ा हूँ, याद करना पड़ेगा. सर गहरी सोच में है. कागज जो रियल लाइफ पे बेस्ड थी, कागज लाल बिहारी की, और उनका भी केस मुकदमा बहुत सालों तक चला था जिंदा होने के लिए. जी. चूंकि मैं हिस्सा था, तो मुझे लगता है कि अगर बतौर वकील मुझे, और उसमें सतीश जी वकील थे, लाल बिहारी के, सतीश कौशिक सर, तो मैं उस केस पे रिविजिट करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो जीवित है और कागजों पे मर चुका है. जी जी. चलो श्वेता आपका, and then we wait for Criminal Justice 3. Well, I think एक लॉ है, मैं लॉ का नंबर एग्जैक्टली नहीं जानती हूँ. I think it's 498A. I'm not sure, and my apology if I'm wrong. But I think वो लॉ कहता है कि अगर किसी भी औरत ने FIR किया किसी भी मर्द के खिलाफ, विदाउट क्वेश्चन उनको जेल में डाल सकते हैं. And I could be wrong, but I think there is a law, because मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी about the same subject. So you know, feminism is a very abused word. It's a very misunderstood word. Feminism कहते ही लोगों को लगता है कि it's about women and it's about women empowerment. Sure, it is about women empowerment, but it is about equality. So I think as a woman, I would like to represent a man in court who will be in a questioning who's been done wrong by a woman. I think that's an important case to fight. चलो क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट का हो सकता है. सीजन 1 में माधव मिश्रा एक बोलता है साइड, हमारा करना बहुत है. ऐसा लगता है कि कोई औरत बिठा के और लिखो ऐसा कानून. मैं सीजन 4 पे कर सकते हैं सब कुछ. बट ऑल द वेरी बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीजन 3. आई नो अनदर माइलस्टोन बाय द टू ऑफ यू. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Pooja. Thank you. Namaste. Thank you so much. Bye. Take care. Bye-bye. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.